Good morning, students. I welcome you all to the online classes of LCUI. In the last class, we have started a new chapter, sets, and we have also discussed the theory and the kinds of sets, definition of sets, and the various kinds of, that is roster method and set builder method. Today, we will be starting with exercise 5A, that is based upon just the things which you have learned in our last class. So I think while we were discussing these questions, you will be able to connect to the things. Okay, so let's start with question number 1. Question number 1, it is saying which of the following collections of objects are sets. Question number 1 में बोला जा रहा है कि आपको कई सारे पार्ट दिए फ्रॉम 1 to 10 और आपको इन सबको पढ़ के बताना है कि इन सभी में से कौन से सेट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं और कौन से सेट्स को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। अगर आप डेफिनेशन को रिकॉल करोगे तो डेफिनेट कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट्स। इसी डेफिनेशन को आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। चलिए, पार्ट 1 इट इज सेइंग ऑल द मंथ इन अ ईयर। बोला जा रहा है फर्स्ट पार्ट में कि एक ईयर के सारे मंथ, तो दैट इज वेरी नॉर्मल, जनवरी से लेकर दिसंबर तक अगर आप मंथ लिखोगे तो इट विल फॉर्म अ सेट। तो ये एक सेट का फॉर्म है, तो ये सही हो जाएगा, सेट का फॉर्म है ये, ठीक है। मूविंग टू सेकंड, ऑल द रिवर्स फ्लोइंग इन इंडिया। इंडिया में जितनी रिवर्स फ्लो करती है वो भी क्या एक डेफिनेट सेट है, इसलिए ये भी क्या होगा एक सेट को फॉर्म करेगा। मूविंग टू थर्ड पार्ट, ऑल द प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम। जो सारे प्लैनेट्स है सोलर सिस्टम में दे आर आल्सो डेफिनेट एंड वी आल्सो नो अबाउट देम, देयरफॉर दिस विल आल्सो फॉर्म अ सेट। तो ये भी उसी कैटेगरी में आएगा कि ये एक सेट को क्रिएट करेगा, ठीक है। नाउ मूविंग टू पार्ट नंबर 4, ऑल द इंटरेस्टिंग ड्रामास रिटन बाय शेक्सपियर। बोला जा रहा है ऑल द इंटरेस्टिंग ड्रामास, तो शेक्सपियर ने तो बहुत सारे ड्रामास लिखे हुए हैं। अगर यहाँ पे क्वेश्चन होता कि ऑल द ड्रामास रिटन बाय शेक्सपियर तब तो सेट हो जाता, लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है ऑल द इंटरेस्टिंग ड्रामास। तो किसी को वो ड्रामा इंटरेस्टिंग लग सकता है और किसी को इंटरेस्टिंग नहीं लग सकता है, इसलिए ये एक सेट को फॉर्म नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन है। आप कभी ये नहीं बता सकते कि ये ड्रामा इंटरेस्टिंग है और दूसरा वाला ड्रामा इंटरेस्टिंग नहीं है। तो आप समझ गए होंगे कि ये सेट क्यों नहीं फॉर्म करेगा। मूविंग टू फिफ्थ पार्ट, ऑल द शॉर्ट बॉयज ऑफ योर क्लास। बोला जा रहा है कि आपकी क्लास में सभी छोटे लड़के, तो छोटे लड़के का कोई मतलब ही नहीं है। आप छोटा या बड़ा किसी भी एक चीज को फिक्स करके डिसाइड करते हो, दैट मीन्स कंपेयर करके डिसाइड करते हो। अगर कोई दो लोग खड़े हुए हैं तो उसमें से एक शॉर्ट होगा और दूसरा टॉल होगा, लेकिन अगर आपसे बोला जाए कि पूरी क्लास में शॉर्ट बच्चे, तो ये कभी भी डेफिनेट सेंस क्रिएट नहीं कर रहा है, इसलिए ये भी क्या होगा सेट को फॉर्म नहीं करेगा, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू पार्ट नंबर 6, ऑल द लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट व्हिच प्रीसीड के। बोला जा रहा है कि इंग्लिश अल्फाबेट के वो सारे अल्फाबेट्स जो के से पहले आते हैं, तो बहुत नॉर्मल है, के से लेकर के पहले तक जे तक आप सारे अल्फाबेट्स को आराम से लिख के एक सेट क्रिएट कर सकते हैं। देयरफॉर दिस विल आल्सो कम इनटू द कैटेगरी ऑफ सेट। तो ये भी सेट को फॉर्म करेगा, ठीक है। तो सिमिलरली आई थिंक आप बाकी सारे पार्ट्स को भी अपने हिसाब से समझ के ट्राई कर पाएंगे, ठीक है। सो नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। In question number 2 it is saying rewrite the following statements using set notation. Question number 2 में टोटल 7 पार्ट्स हैं और आपको बोला जा रहा है कि इन सभी पार्ट्स को आपको एक सेट के नोटेशन के फॉर्म में लिखना है। तो लेट्स सी, इन पार्ट नंबर 1 it is saying P is an element of set A। बोला जा रहा है P is an एलिमेंट ऑफ सेट ए। तो इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, P बिलोंग्स टू ए, ठीक है, यही तो होगा। P इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, इसको आप सेट नोटेशन में जब रिप्रेजेंट करेंगे क्या लिखेंगे, P बिलोंग्स टू ए। सिमिलरली सेकेंड पार्ट, इट इज रिटन Q डज नॉट बिलोंग टू सेट बी। Q डज नॉट belong to set B। तो क्या करेंगे, Q जो है वो set B को belong नहीं कर रहा है, इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। मूविंग टू थर्ड पार्ट, it is written
A and B are members of set C. A and B are members of set C. इसका मतलब क्या है? A और B दोनों जो हैं वो सेट C को क्या कर रहे हैं? बिलोंग कर रहे हैं। तो आई होप आपको क्लियरली आइडिया लग रहा है कि हम लोग किस तरीके से इन स्टेटमेंट्स को सेट नोटेशन की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। नाउ मूविंग टू पार्ट 4, इट इज सेइंग B and C are इक्विवेलेंट सेट्स। बोला जा रहा है कि जो B और C हैं वो इक्विवेलेंट सेट्स हैं। तो क्या करोगे आप? B और C क्या है? इक्विवेलेंट सेट्स हैं। मैंने आपको इक्वल और इक्विवेलेंट सेट्स के बारे में लास्ट क्लास में बताया था। नाउ मूविंग टू पार्ट 5, इट इज रिटन कार्डिनल नंबर ऑफ सेट E इज 15। तो कार्डिनल नंबर ऑफ सेट E इज 15। ठीक है, बोला जा रहा है कि एक सेट E है, उसका कार्डिनल नंबर कितना है? 15। तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? NE इज इक्वल टू 15। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। ठीक है, 6 पार्ट में बोला जा रहा है कि A इज एन एम्प्टी सेट एंड B इज अ नॉन एम्प्टी सेट। तो 6 नंबर को सीधे लिख दे रहा हूं मैं। 6 में बोला जा रहा है A जो है वो कैसा है? एम्प्टी सेट है। एम्प्टी सेट कैसे डिफाइन करते थे? 5 से डिनोट करते थे। तो हो जाएगा A इज इक्वल टू 5। लेकिन बट और जो B है वो नॉन एम्प्टी सेट है ना, जो B है दैट इज नॉन एम्प्टी सेट। तो क्या लिखोगे? B डज नॉट इक्वल टू 5। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू आर रिक्वायर्ड टू जस्ट अंडरस्टैंड द set notations and how to implement these things while writing a set. Now let's move to question number 3. Question number 3 is saying describe the following sets in roster method. मैंने बताया था आपको पहले कि रोस्टर मेथड क्या होता है? द सेट विच कंटेन्स एक्चुअली द एलिमेंट्स ऑफ द सेट्स इज टर्म्ड टू बी एज रोस्टर मेथड। ऐसा सेट जिसमें एक्चुअली में आप एलिमेंट्स को ऑलरेडी में लिख रहे हो, वही क्या होता है? रोस्टर मेथड होता है सेट को रिप्रेजेंट करने का। तो फर्स्ट पार्ट में वी विल सी, इन फर्स्ट पार्ट इट इज गिवन B इज इक्वल टू X इज सच दैट X belongs to whole numbers or X is less than equal to 6। ठीक है, बोला गया B एक सेट है, उसकी ये डेफिनेशन लिखी है। मतलब ये कौन सा मेथड से लिखा हुआ है? ये सेट बिल्डर मेथड से लिखा है। इसको आपको किसमें चेंज करना है? रोस्टर मेथड में चेंज करना है। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इट इज सेइंग X is such that X belongs to whole numbers। दैट मीन्स इस सेट के अंदर जो नंबर्स हैं वो कैसे नंबर्स हैं? होल नंबर्स हैं। और बोला जा रहा है वो सारे नंबर्स 6 के इक्वल हैं या 6 से छोटे हैं। तो आप क्लियरली समझ गए कि वो बात कर रहा है 6 या 6 से छोटे होल नंबर्स की। आप जानते हो 6 से छोटे होल नंबर्स कौन से होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5 and 6। So this will be the roster method of this set। ठीक है, एक पार्ट और बताता हूं मैं आपको, फोर्थ पार्ट। इन फोर्थ पार्ट इट इज सेइंग F is equal to X is such that X belongs to natural number। उसके बाद बोला जा रहा है कि जो n का वैल्यू है वो 2 से बड़ा है या छोटा है, और साथ ही साथ 5 के बराबर है या छोटा है, बड़ा है। n की वैल्यू 2 से बड़ी है या इक्वल है, सिमिलरली 5 से छोटी है या इक्वल है। इसका मतलब है कि जो n का रेंज है वो कहां से कहां तक है? 2, 3, 4 एंड 5। और उसी वैल्यू को हम इसकी डेफिनेशन में लिखेंगे। सो
तो ये यहाँ पे लिखा था n is equal to n square also, n is equal to x is equal to n square, और उसके बाद बोला गया था कि x belongs to नेचुरल नंबर, और उसके बाद ये रेंज गिवन थी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, रेंज गिवन है 2, 3, 4 और 5 तक, तो हम बार बार क्या करेंगे, n की वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या पुट करेंगे, n is equal to 2, then n is equal to 3, then n is equal to 4, then n is equal to 5, और वो पुट करने पे जो हमें सेट मिलेगा उसको यहाँ पे लिख देंगे। f is equal to, ठीक है, हाँ, जब हमने लिखा n is equal to 2, तो n के बदले क्या लिखना है, n का स्क्वायर, इसका मतलब है 4, मतलब पहला जो सेट होगा एलिमेंट होगा वो 4 होगा। नेक्स्ट क्या लिखेंगे, 3, लेकिन 3 का करना क्या है, स्क्वायर, दैट मींस वी विल गेट 9, द नेक्स्ट एलिमेंट विल बी 9। सिमिलरली जब 4 रखेंगे तो 4 का स्क्वायर 16, फिर 5 जब रखेंगे तो 5 का स्क्वायर दैट इज 25। ठीक है, तो आंसर फॉर दिस विल बी 4, 9, 16 एंड 25। ओके, now let's move further. I'll be doing one more for you, that is part number 5 of this question number 3. Part number 5. In part number 5 it is saying एक सेट है G जिसका डेफिनेशन है x is such that x is equal to n upon n plus 3, n belongs to natural number, and it is saying n is less than equal to 5 and n is less than equal to 5. ठीक है, this is a definition. So this is a set builder method and we are required to change this into the roster method. ठीक है, कभी भी डेफिनेशन लिखी होती है तो उसमें पहले लिखी होती है कि क्या आपको ऑपरेशन करना है, दूसरा कौन सी वैल्यूज को चूज करना है, और तीसरा कि उस वैल्यूज को कहाँ तक लेंगे या फिर उस नंबर की रेंज कहाँ तक है। ठीक है, तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या करोगे, पहले आप n इज इक्वल टू क्या पुट करोगे, n इज इक्वल टू पुट करोगे 1। क्यों, क्योंकि नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से, और यहाँ बात की गई है सारे नेचुरल नंबर्स की जो 5 से छोटे हों या 5 के इक्वल हों। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप n इज इक्वल टू 1 पुट करोगे इसमें, तो क्या मिलेगा आपको 1 अपॉन 1 प्लस 3, ऐसा करने से कितना हो जाएगा 1 अपॉन 4। ठीक है, फिर क्या पुट करोगे आप, n इज इक्वल टू 2, जब n इज इक्वल टू 2 पुट करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, यू विल गेट 2 अपॉन 2 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 2 अपॉन 5। ठीक है, फिर आप क्या पुट करोगे, n इज इक्वल टू 3, तो कितना आएगा 3 अपॉन 1 प्लस 3 अपॉन 3 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 3 अपॉन 6। देन व्हाट यू विल बी पुटिंग, you will put n is equal to 4, what you will get 4 upon 4 plus 3, answer would be 4 upon 7, isn't it? Then what you will put, n is equal to 5, that means it will be 5 upon 5 plus 3, the element would be 5 upon 8, और 5 के बाद 6 आप नहीं पुट कर सकते, क्यों, क्योंकि अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन नेचुरल नंबर वही लेने हैं जो 5 की इक्वल हो या 5 से छोटे हो। तो आंसर क्या हो जाएगा, g इज इक्वल टू, पहला एलिमेंट क्या है 1 अपॉन 4, नेक्स्ट एलिमेंट इज 2 अपॉन 5, उसके बाद 3 अपॉन 6, देन 4 अपॉन 7 एंड अल्टीमेटली 5 अपॉन 8। ठीक है, दिस इज द आंसर ऑफ दिस फिफ्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। ओके, so I hope you are getting the concept how to approach such kind of questions. Now let's move further to question number 4. बाकी जितने पार्ट बचे हैं क्वेश्चन 3 के आप अपने आप से ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, now let's move to question number 4. Question number 4, it is saying describe the following sets in set builder method.
ठीक है, अब अभी तक क्या था, सेट बिल्डर को रोस्टर में करना था, अब क्या है, रोस्टर को सेट बिल्डर में चेंज करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में यू आर रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द रोस्टर फॉर्म इनटू सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, तो स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट पार्ट, इट इज गिवन a इज इक्वल टू 5 6 7 8 9 10 11 and 12। 5 6 7 8 9 11 and 12। ठीक है, इसका मतलब है इसकी आपको डेफिनेशन लिखनी है। तो सबसे पहले आप क्या देख पा रहे हो, सारे लगातार या कि आप बोल सकते हैं कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, एक के बाद एक आने वाले नंबर्स हैं। दूसरी चीज क्या नोटिस कर पा रहे हो आप कि ये सारे नेचुरल नंबर्स हैं, है ना। तो हम तुरंत लिख देंगे कि इसकी डेफिनेशन क्या होगी, a is equal to x is such that x belongs to natural number। ठीक है, उसके बाद इसकी रेंज हम लोग डिसाइड करेंगे। तो x की वैल्यू क्या है, 5 से बड़ी है या इक्वल है, और 12 से छोटी है या इक्वल है। तो 5 से जो वैल्यू है वो बड़ी है या फिर इक्वल है, और 12 से छोटी है या फिर इक्वल है। तो आंसर फॉर दिस विल बी x is such that x belongs to natural number, x is less than or equal to 5, sorry, x is greater than or equal to 5 and x is less than or equal to 12। okay, I hope you are getting got this concept। I am skipping part number 2, आप अपने आप ट्राई कर सकते हो। 1 2 3 4 6 8 12 16 24 और 48 लिखा हुआ है, तो आप अपने आप हिसाब से इसमें ट्राई करके देखोगे कि कैसे आप इसको डेफिनेशन में ला सकते हो। नाउ लेट्स मूव टू पार्ट नंबर 3। इट इज सेइंग c इज इक्वल टू 11 13 17, c इज इक्वल टू 11 13 17 and then it is saying 19 23 and 29, 19 23 and 29, 19 23 and 29। okay, so this is a set which is containing all these elements which are c is equal to 11 13 17 19 23 and 29। so how you can approach this, you have to write a set builder notation of this question number 4 third part। तो आप क्लियरली देख पा रहे हो कि ये सारे नंबर्स कैसे हैं। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये सारे नंबर्स क्या हैं, प्राइम नंबर्स हैं। दूसरी चीज, प्राइम नंबर्स तो हैं लेकिन सारे प्राइम नंबर्स नहीं हैं, वो प्राइम नंबर्स जो कि 10 से बड़े हैं और 30 से छोटे हैं। सो आई होप आपको समझ में आ रहा है कि हम इसकी डेफिनेशन को कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, c इज इक्वल टू x is such that x is a prime number। ठीक है, कैटेगरी क्या होगी इनकी, प्राइम नंबर। x is such that x is a prime number। उसके बाद क्या लिखना है, हमें इनकी रेंज लिखनी है, एंड जो x की वैल्यू है वो क्या है, 10 से बड़ी है। x की वैल्यू जो है वो 10 से बड़ी है और x की वैल्यू जो है वो 30 से छोटी है। ओके, सो वी कैन से दैट x is such that x is a prime number and x is greater than 10 and less than 30। okay, now let's move further। question number third part। now let's move to fifth part। in fifth part it is given I is equal to 9 16 25। in fifth part is given I is equal to 9 16, I is equal to 9 16 25 36 49 36 49 64 80 and 100, 64
81 and 100. ठीक है, सो दिस इज द क्वेश्चन व्हिच इज सेइंग आई जो है एक सेट है जिसके अंदर ये एलिमेंट्स हैं 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 एंड 100। तो अगर आप क्लियर सही से देखो इसको तो आपको क्लियरली समझ में आ रहा है। दिस इज स्क्वायर ऑफ 3, स्क्वायर ऑफ 4, स्क्वायर ऑफ 5, स्क्वायर ऑफ 6, स्क्वायर ऑफ 7, स्क्वायर ऑफ 8, स्क्वायर ऑफ 9 एंड स्क्वायर ऑफ 10। तो आप क्लियरली देख पा रहे हो कि 3 से लेकर के 10 तक के नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर किया गया है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, x is such that x is equal to n square। क्यों n स्क्वायर लिख रहा हूं मैं, क्योंकि यहाँ पे क्या किया गया है, नंबर्स का स्क्वायर किया गया है। तो x is such that x is equal to n square and x belongs to natural number। x क्या किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर्स को बिलोंग कर रहा है। उसके बाद अब यहाँ पे हम लोग x की रेंज नहीं लिखेंगे, हम रेंज लिखेंगे n की। n की किन वैल्यूज को हम यहाँ पे ले रहे हैं, हम n की वैल्यूज को ले रहे हैं क्योंकि हम n का ही स्क्वायर कर रहे हैं। तो n की कौन सी वैल्यूज को ले रहे हैं, हम ले रहे हैं n की वैल्यूज जो 3 से इक्वल है या फिर बड़ी है, 10 के इक्वल है या उससे छोटी। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, n का जो वैल्यू है दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यहाँ पे क्या लिखेंगे, जो n का वैल्यू है दैट इज ग्रेटर देन 3 और इक्वल टू 3। उसके बाद और लेस देन 10 और इक्वल टू 10। क्यों, क्योंकि उसी n का हम लोग यहाँ पे स्क्वायर कर रहे हैं। x का मतलब क्या होता है, x का मतलब होता है वो एलिमेंट्स जो इसके अंदर आ रहे हैं। n क्या है, उन नंबर्स का जिनका हम स्क्वायर कर रहे हैं, और ऐसा करने पे ही हमको ये वैल्यूज मिल रही हैं। नाउ लेट्स मूव फॉरदर। एक क्वेश्चन और बता देता हूं मैं, 6th पार्ट, बाकी आप अपने आप से ट्राई करेंगे। ओके, इन 6th पार्ट इज गिवन j is equal to -2, 2। इट इज सेइंग j is equal to -2, 2। ओके, how you will do that? हम लिखेंगे यहाँ पे एक वैल्यू दिख रही है -2 एंड अनदर वैल्यू इज +2। तो हाउ वी विल लुक इनटू इट, हम देखेंगे ऐसा नंबर क्या डेफिनेशन लिखने पे यहाँ पे -2 या फिर 2 आ जाए। तो वी कैन राइट j is equal to x is such that x belongs to z। z क्यों लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि जब नेगेटिव वैल्यूज हों और पॉजिटिव वैल्यूज भी हों तो वो किसको बिलोंग करते हैं, वो इंटीजर्स को बिलोंग करते हैं। क्यों, आप जानते हो नेगेटिव नेचुरल नंबर्स और पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स और जीरो को मिला दिया जाए तो वो इंटीजर्स कहलाते हैं। तो z किसका सिंबल होता है, इंटीजर्स का। आप z के बदले i भी लिख सकते हो, ठीक है। फिर आप क्या लिख दोगे, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4। हमने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि आप -2 का स्क्वायर करोगे तो भी 4 आएगा, 2 का स्क्वायर करोगे तो भी 4 आएगा। मैंने हमेशा बताया आपको, यहाँ पे जो लिखा होता है वो क्या होता है, x होता है, और उसी x मतलब -2 का स्क्वायर करने पे भी 4 मिलेगा, उसी x2 का स्क्वायर करने पे भी 4 मिलेगा। Therefore, the set builder method of this set will be x is such that x belongs to integer and x square should be equal to 4। Okay? So I want कि आप बाकी बचे पार्ट्स को अपने आप से ट्राई करें, ठीक है। Now let's move further to question number 5. In question number 5 it is saying separate finite and infinite sets from the following। आपको बताना है कौन से फाइनाइट सेट है और कौन से इनफाइनाइट सेट है। तो इन फर्स्ट पार्ट इज सेइंग सेट ऑफ लीव्स ऑन अ ट्री। एक ट्री में कितनी पत्तियां होंगी, तो कैसा सेट होगा ये, इनफाइनाइट सेट है, आप किसी भी पेड़ की पत्तियों को काउंट नहीं कर सकते। सेट ऑफ लीव्स ऑन अ ट्री, ये कैसा सेट होगा, इनफाइनाइट सेट।
this will be a infinite set. Now set of all counting numbers, set of all counting numbers, ठीक है। ये कैसा सेट होगा? इनफाइनाइट। Why? Because you cannot tell कि कितने काउंटिंग नंबर्स होते हैं, आप कहीं तक भी काउंट कर सकते हो। ये इस वाले फर्स्ट वाले क्वेश्चन में एक कॉन्ट्रडिक्शन भी हो सकता है कि कुछ लोग बोल सकते हैं कि सेट ऑफ लीव्स ऑन ट्री फाइनाइट भी हो सकता है, तो इट कुड बी फाइनाइट है ना, ये फाइनाइट भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है और फाइनाइट भी हो सकता है। लेकिन अगर प्रेफरेंस की बात की जाए तो फाइनाइट को प्रेफरेंस देंगे, इनफाइनाइट को प्रेफरेंस नहीं देंगे। क्यों? भले ही एक पेड़ में बहुत सारी लीव्स होती हैं, बट अगर ट्राई किया जाए तो उसको काउंट किया जा सकता है, इसलिए हम लोग फाइनाइट को प्रेफरेंस देंगे, इनफाइनाइट को प्रेफरेंस नहीं देंगे, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू थर्ड पार्ट इज सेइंग x is such that x belongs to natural number and x is greater than 1000। तो अगर 1000 से बड़े नेचुरल नंबर्स की बात की जाए तो फिर वही बात होगी, इसको भी आप काउंट नहीं कर सकते, इसलिए थर्ड पार्ट का जो आंसर होगा दैट विल बी इनफाइनाइट। सो आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया कि कैसे आप फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स को डिफरेंशिएट करेंगे, ओके। सो फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6 to 8 we will be discussing in our next class and also the theory related to exercise 5b